हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्टडी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सभी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आप अगर इन्हें क्वेश्चन को देखेंगे सही से, मतलब सही से अगर इसको समझते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगर चैप्टर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आप ना उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो हम समझाने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train। ठीक है, तो स्पीड से रिलेटेड, जो ट्रेन से रिलेटेड वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये समझिए कि ट्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएंगे तो उनमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे जैसे इनमें दे रखा है कि ट्रेन की स्पीड कोई है, निश्चित कोई स्पीड है, उससे वो 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर यानी बढ़ा दिया जाए, ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 1 घंटे टाइम जो है ना कम लगेगा उसी सेम जर्नी को कवर करने में, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हो सकता है इसी क्वेश्चन को अगर मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हो सकता है ऐसे भी दिया हो सकता है कि यहाँ पे स्पीड को अगर कम कर दिया जाए तो फिर टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, मतलब दो कंडीशन है, या तो स्पीड को कम करेंगे या स्पीड को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड को अगर कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और स्पीड को अगर बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगेगा। तो वो जो टाइम है ना वो कम या ज़्यादा कितना भी लगे, लेकिन है क्या कि वो एक डिफरेंस दे रखा है टाइम का, है ना। जैसे यहाँ पे 1 आवर लेस लिखा है, इसका मतलब है कि टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 1 आवर है ना। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके के कंडीशंस आपको देखने के लिए मिल जाए कि 1 घंटा कम लग रहा है या 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब टाइम या तो कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही कंडीशंस में हम क्या करते हैं, टाइम को यहाँ पे फाइंड करते हैं दोनों कंडीशंस में। ठीक है, टाइम को फाइंड करेंगे और उसका जो डिफरेंस जितना भी वहाँ पे बोल रखा है उसको जो है ना इक्वल में कर देंगे डिफरेंस करके। ठीक है, जैसे समझते हैं यहाँ पे, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जो है ना 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने क्या किया, ट्रेन की स्पीड को लेट कर लिया, और वो लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, क्लियर। तो अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तब टाइम कितना लगता है 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और फॉर्मूला जो है आपको पता है क्या, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से जो हम टाइम फाइंड करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड टाइम की जगह पहुँच जाएगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस में टाइम फाइंड करेंगे। कौन सी दोनों कंडीशंस, एक वो कि जब उस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मतलब थी, है ना, तब टाइम कितना लगा। फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन कि अगर उसकी स्पीड को हम इतना बढ़ा दें तब टाइम कितना लगा। तो हमें दोनों कंडीशन में टाइम फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस जो है ना वो तो ऑलरेडी गिवन है 360 किलोमीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में टाइम कितना लगेगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, या फिर आप सीधा लिख दो, इसलिए टाइम जो है ना वो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर है, स्पीड यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो टाइम यहाँ पे लग जाएगा इतना। ठीक है, नाउ इफ स्पीड
अब अगली कंडीशन पे चलते हैं। अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, पहले कितनी थी x, अब कितनी है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, उसको है ना स्पीड को बढ़ा दिया, और डिस्टेंस अभी भी वही है क्योंकि इन्होंने कह दिया ना कि सेम जर्नी है ना, तो डिस्टेंस अभी भी वही है 360 किलोमीटर। तब इस हिसाब से हमें यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ पे है x प्लस 5, ठीक है, तो टाइम इतना लगेगा। और अगर x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है तो टाइम इतना लगेगा। अब यहाँ पे टाइम बड़ा कौन सा है, ठीक है, टाइम न्यूमेरिकली जो है ना बड़ा कौन सा है, देखो स्पीड जब x थी तब कुछ ना कुछ टाइम लगा, और स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को अगर बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा। सीधी सी बात है, जब कोई एक मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को कवर करने के लिए किसी स्पीड से अगर आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है, लेकिन अगर स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे स्पीड को बढ़ा दिया तो ये टाइम हो गया छोटा, यानी ये टाइम हो गया कम। कौन से टाइम से, इस वाले टाइम से। यहाँ स्पीड थी x तो कुछ ना कुछ टाइम लग रहा था, यहाँ स्पीड को बढ़ा दिया तो यहाँ टाइम कम लगेगा, तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा और यहाँ टाइम कम लगेगा। तो ये न्यूमेरिकली वैल्यू को देखें तो ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस क्यों करेंगे, ये बड़ा टाइम है 360 अपॉन एक्स, ये बड़ा टाइम है, और ये छोटा टाइम है 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है, ये छोटा टाइम। इनका जो डिफरेंस है टाइम का, वो जो टाइम का डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है 1 घंटे का। यहाँ पे देखो बोला गया था अगर इस उसकी स्पीड को हम बढ़ा दें 5 किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पे जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगेगा। तो टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर दे रखा है, तो मैंने इज इक्वल में क्या लिख दिया 1। क्लियर। बस अब हम इसको करेंगे सॉल्व। 360 को हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये कैलकुलेशन करने में, है ना। इज इक्वल 1, इसका इधर मल्टीप्लाई 360 को बाहर ही रखेंगे, x प्लस 5 माइनस एक्स का 1 में करेंगे x अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल 1। देखो ये नेगेटिव x और पॉजिटिव x तो कट हो गया, 5 और 360 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 और 360 का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1800, और जो अपॉन में है इसको 1 की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मल्टीप्लाई कर दिया इधर, 1800 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 0, वो हमने लिख लिया इधर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 1800 है, तो 1800 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। तो 1800 को फैक्टराइज करके हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, 1800 को फैक्टराइज करके ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 1800 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने से 5 आना चाहिए, या तो प्लस करने से 5 मिले या माइनस करने से 5 मिले। तो यहाँ प्लस से तो 5 नहीं मिलेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो वो दो नंबर हैं कौन से, तो फैक्टराइज करके हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। 2 से कट किया तो ये 2 9 ये 900 आया, फिर 2 से अगेन कट किया तो 450 आएगा। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें वो दो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे मिलेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने इसको ना फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 3 जा 9 5 जा 3 3 जा 9 5 जा 45 और 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40, ठीक है। फाइनली ये 40 मिला और ये 45 मिल गया। तो यहीं से आसपास जो नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई करने से कहीं ना कहीं आपको वो दो नंबर मिल जाएंगे। जैसे ये 45 है और ये 40 है, इनको माइनस करने से हमें 5 मिल जाएगा, तो ये दो नंबर हो गए। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम कैसे लिखेंगे, 45x माइनस 40x लिख लेंगे, माइनस 1800। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 45 बचा, यहाँ माइनस 40 को कॉमन करेंगे तो x प्लस माइनस साइन कॉमन करने से साइन चेंज हो जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और 40 से इसको कट करेंगे तो 45 बचेगा। इज इक्वल में क्या चल रहा है, 0, ठीक है।
तो यहाँ फाइनली x+5 और x+5 हो गया कॉमन, x+45 है ना, कॉमन हो गया। अब बचा x-40 इज इक्वल 0। इफ़ x+45 इज इक्वल 0 करें, एक बार इसके इक्वल 0 करने से x क्या मिलेगा, -45। और x क्या था, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये तो इनवैलिड हो गया, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो फिर x-40 दूसरा जो आपका एक फैक्टर इसके इक्वल 0 करते हैं तो x इज इक्वल मिलता है आपको 40, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और आप लिखेंगे लास्ट में हेंस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। यह आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग कुछ बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, तो समझते हैं यहाँ पर भी कैसे हमें करना है। यहाँ पे है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड देन travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इनके कहने का मतलब ये हुआ कि दो डिस्टेंसेस यहाँ पे कवर करनी है ट्रेन से, 54 किलोमीटर की डिस्टेंस और यहाँ 63 किलोमीटर की डिस्टेंस अलग है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे सेम डिस्टेंस थी, सेम जर्नी थी, यहाँ पे डिस्टेंसेस को अलग अलग दिखाया गया है। और क्या यहाँ पे बोला गया, इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। यहाँ पे जो टोटल टाइम है इन्होंने कह दिया, अगर टोटल टाइम 3 आवर्स है ना कंप्लीट जर्नी के लिए, तो यहाँ पे उसकी फर्स्ट जो एवरेज स्पीड है वो क्या थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल x किलोमीटर पर आवर, हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या अब हम इसको डायरेक्ट करें। डायरेक्ट करने का मतलब है सेम बिल्कुल वही लॉजिक हम यूज़ करेंगे जो कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। कैसे, जैसे देखो 54 किलोमीटर के डिस्टेंस को उसने किसी एक सर्टेन स्पीड से उसको कवर किया, जो कि हमने माना है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 54 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रही है ट्रेन, तो उस कंडीशन में जो टाइम है वो क्या लगेगा। तो टाइम टाइम जो है वो क्या होता है, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 54 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा वो कितना है, ये 54 अपॉन एक्स, डिस्टेंस 54 इस अपॉन स्पीड जो है, स्पीड वो आपकी एक्स है। क्लियर, ठीक है, तो ये टाइम लगा कब, जब 54 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में 63 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो उसमें टाइम कितना लगा, तो ये डिस्टेंस है अपॉन स्पीड। यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। जितनी फर्स्ट स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर मोर कर दो, पहले एक्स थी तो अब यहाँ पे x+6 स्पीड है, तब यहाँ पे टाइम लगेगा इतना। तो टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम मतलब प्लस करना पड़ेगा, तो जो टोटल टाइम है वो यहाँ दे रखा है 3 आवर्स का, तो इज इक्वल 3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एक इक्वेशन बनेगा, उसे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे जो है इक्वेशन, x+6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 54 में, तो 54x प्लस 54 का 6 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 4 24 और 6 5 30 और 2 32। इसका इधर करेंगे तो ये 63x, नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करेंगे x² प्लस 6x, x का दोनों मल्टीप्लाई होगा, x में x², 6 में 6x इज इक्वल 3। अच्छा, अब देखिए 54x प्लस 63x कितना हो गया यहाँ पे 7, और ये 117x हो गया, प्लस 324 आपका है ही ऑलरेडी, इसको उधर भेज दो तो ये आपका 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² प्लस 6x। वैसे यहाँ पे एक चीज़ है, और वो ये है कि ये जितने भी टर्म्स हैं वो सभी 3 से डिविजिबल हैं, तो आई थिंक 3 से इस पूरे जो है ना इक्वेशन को ना डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे इक्वेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे 3 से अगर हम सभी को डिवाइड करें, यहाँ 3 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 9 27, कट गया 3 से,
यहाँ 3 से कट करेंगे तो 3 बन जाए 3 0 और 3 8 जो 24। यहाँ 3 से कट करने से ये 3 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x बचेगा। तो ये इक्वेशन ना थोड़ा सा इजी बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये वाला एक्स इधर ले आओ माइनस का 39x, ये इधर ले आओ माइनस 108, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। कायदे से लिख लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स स्क्वायर 6x में 39x को माइनस करेंगे तो माइनस का 33x बचेगा, माइनस 108 इज इक्वल 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 है और यहाँ 108 है। अब 108 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, और 108 को अब हम कर देंगे फैक्टराइज, और यहाँ से हमें मिलेंगे दो नंबर्स जिनको प्लस करने से या माइनस करने से 33 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। देखो फ़िलहाल इसको हम पूरा ही फैक्टराइज कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, किसी भी तरीके से हमें क्या लाना है, 33 लाना है। तो 2 जब 4 और 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इनका मल्टीप्लाई करने से 36 मिला, और ये आपका 3 है बचा जो। तो इसको अगर माइनस करें तो 33 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो बस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस का 33 है, तो एक काम करते हैं 3 में से 36 को माइनस कर देते हैं। 3x में से 36x को माइनस कर देते हैं, माइनस 108 इज इक्वल 0। अगर यहाँ प्लस होता यहाँ पे तो 36 माइनस 3 कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन माइनस है तो 3 में से 36x को माइनस कर दो। यहाँ दोनों टर्म्स में से x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 3 बचा। यहाँ माइनस 36 कॉमन है तो 36 से 36 कट x बचा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन करने की वजह से 36 से इसको कट करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे x प्लस 3 आपका कॉमन बचा, x माइनस 36 इज इक्वल 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ x प्लस 3 इज इक्वल 0 करें तो x इज इक्वल आपको माइनस 3 मिलेगा, जो कि इनवैलिड है क्योंकि स्पीड जो है ना नेगेटिव में तो आती नहीं है ना। इफ़ x माइनस 36 इज इक्वल 0 करें तो x इज इक्वल आपको 36 मिलेगा, और यही आपकी एक वैलिड जो वैल्यू है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस हमने लेट किया था उसकी जो फर्स्ट एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर। हैंस फर्स्ट एवरेज स्पीड, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑफ ट्रेन इज इक्वल 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एज से रिलेटेड है। क्या है, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ ए सन। 8 years hence the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find their present age। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे present age को लेट कर लेते हैं। let present age of a man is equal x years and present age of his son, उसके बेटे की एज को हम लोग लेट कर लेते हैं वाई एस। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कंडीशंस क्या है, अब उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। जो एज ऑफ मैन है वो क्या है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एज ऑफ मैन है यानी एक्स वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज के स्क्वायर का ट्वाइस। तो एज जो है उसके बेटे की वो है वाई ईयर्स के स्क्वायर का ट्वाइस यानी 2 गुना, इतनी एज है फादर की। एक बार फिर से देखें, जो एज ऑफ मैन है वो कितनी है यानी एक्स, वो ट्वाइस है, 2 गुना है स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज के स्क्वायर का 2 गुना है। तो ये मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है 8 years हैंस, मतलब 8 साल बाद। 8 साल बाद अगर ये 8 years प्लस हो जाएंगे तो ये भी तो 8 साल बड़ा हो जाएगा। अगर ये
8 साल बाद मान लो इनकी एज जो भी होती है अभी प्रेजेंट एज से 8 साल बड़े हो जाएंगे, तो उसी तरीके से 8 साल ये उनका जो बेटा है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि जो x + 8 ये फादर की एज है और उनके बेटे की एज है वो y + 8 कर देंगे। दोनों में ही 8 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 8 साल दोनों ही बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया था कि 8 years hence the age of man, जो मैन की एज है वो विल बी 4 years मोर, ये वाली जो एज है वो इससे 4 साल बड़ी हो जाएगी। तो 4 साल हम बड़ी कर देंगे, बिल्कुल प्लस कर देंगे इधर, और वो भी किससे, मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स यानी 3 गुने से 4 ज़्यादा है इनकी एज। बस ये लो दूसरी कंडीशन बन गई। इसे सॉल्व करेंगे, x + 8 = 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3y + 3 8 से 24 + 8 4। तो यहाँ पे x, ये y जो है इसको इधर ले आओ, -3y + 8, ये 24 + 4 28 इधर ले आओ -28 = 0। अच्छा, x की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, x = 2y² गिवन है, माइनस का ये 3y, 8 से 20 को माइनस करो, 28 को -20 = 0। 20 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40। 40 को फैक्टराइज करेंगे, दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनको प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए, तो माइनस करने से 3 आएगा। तो 8 में से अगर 5 को 8 में से अगर 5 को माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और हमें चाहिए -3, तो इसलिए 5 में से 8 को माइनस कर दो। फिलहाल हमें दो नंबर पता चल गए, 5 और 8, तो यहाँ पे कर देंगे 2y² + 5y - 8y -20 = 0। यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, y, तो 2y + 5 बचेगा, y कॉमन हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 से दोनों ही नंबर डिविजिबल हैं। 4 × 2 = 8 और ये माइनस साइन कॉमन की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 4 5 × 20। तो यहाँ ब्रैकेट पार्ट सेम है, 2y + 5 को हमने कॉमन कर लिया, बचा y - 4 = 0, है ना। तो यहाँ पे अब हम फाइनली लिखेंगे इफ़ 2y + 5 = 0 देन y +5 उधर जाएगा -5 और 2 का मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एज कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो ये तो गलत हो गया, इनवैलिड है। हम चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, सेकेंड फैक्टर y -4 = 0 अगर हम करते हैं तो y = मिलेगा 4, तो y = आपको 4 मिल गया। हैंस करके आप लिख सकते हो, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, उसकी एज को हमने क्या लेट किया था, x ईयर्स, तो x ईयर्स यानी x ईयर्स = इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, यहाँ y की जगह लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 2 = 32 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ जो है ना हिज सन, उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो हमने बाई लेट की थी और बाई हमें ऑलरेडी मिला था 4 ईयर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को ना फ्रैक्शन को लेट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। हमने क्या किया, लेट कर लिया कि जो न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन का वो है x, इसलिए देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल, डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का,
1 मोर देन 1 ज़्यादा है तो +1 किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस से 2x से। आ गया समझ में। हैंस फ्रैक्शन, तो इस हिसाब से जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर 2x + 1। ये नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने कह दिया था इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आपको मिला वो, एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल 2x + 1 अपॉन x हो जाएगा उल्टा, वो दे रखा है 2 होल 16 अपॉन 21, ये दे रखा है। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने का स्टूडेंट्स जो तरीका है, मेथड है, वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम आप लोगों को समझा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों टर्म्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम चाहें तो इनको लेट कर सकते हैं y, ठीक है। y लेट करने के बाद में हम उसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेंगी, वही y की वैल्यू जो हमने लेट किया था वहाँ रखेंगे तो x हमें फाइनली मिल जाएगा। लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे, लेट x अपॉन 2x + 1 जो है वो हम मान लेते हैं y, ठीक है। इसलिए अगर इसका उल्टा करें 2x + 1 अपॉन x कर दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। बस यही दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, x अपॉन 2x + 1 की जगह रख दो y, 2x + 1 अपॉन x की जगह रख दो 1 अपॉन y, और इधर इसे सॉल्व कर देंगे। 21 2 ज़ा 42, 42 को हम यहाँ प्लस करेंगे तो आएगा 58, ठीक है, अपॉन 21। इसको फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे, y का y में मल्टीप्लाई y² + 1 अपॉन में y इज इक्वल 58 अपॉन 21, 21 का इधर मल्टीप्लाई करो तो 21 y² + 21 इज इक्वल y का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 58y। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब हाईएस्ट पावर, फिर ये वाला पावर कम हो जाएगा तो 58y, फिर बिना पावर वाला मतलब जहाँ वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट टर्म वो लिखते हैं सबसे लास्ट में इज इक्वल 0। अब हमें यहाँ पे इसको करना है फैक्टराइज। कैसे करेंगे, 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा, और वो मिलेगा क्या, 441, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने से तो 441 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों को प्लस करें तो फिर 51 आना चाहिए, या माइनस करने से 51 नहीं सॉरी 58 आना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से कट होगा, ये 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा, और सॉरी 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा, अगेन 3 से कट करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा, और ये अब 7 से कट होगा, 7 7 ज़ा, और 7 1 ज़ा 7, ये आ गया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा होता है आपका 9 7 ज़ा 63, और 63 से 7 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 56, लेकिन हमें क्या चाहिए 58, तो हम ये नहीं कर सकते। तो इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 7 ज़ा 49 है, ठीक है, 7 7 ज़ा 49, और 3 3 ज़ा 9, और 49 और 9 को प्लस करने से 58 मिलेगा। बस लो मिल गए दो आपको नंबर, ठीक है। क्या करना चाहिए यहाँ पे 21 y² माइनस का 9y और माइनस का ही 49y, तो ये आपका माइनस का 58y हो जाएगा, प्लस 21 इज इक्वल 0। यहाँ से कॉमन करिए आप, 3y कॉमन करेंगे तो 3 7 ज़ा 21y माइनस 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 7 कॉमन करने से 7 7 ज़ा 49y माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन किया है तो प्लस का माइनस 7 3 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिला 7y माइनस 3 कॉमन, और 3y माइनस 7 इज इक्वल 0। इफ़ 7y माइनस 3 इज इक्वल 0 करेंगे तो y इज इक्वल पॉजिटिव 3 अपॉन 7 मिलेगा। इफ़ 3y माइनस 7 इज इक्वल 0 करेंगे ये वाला, तो y इज इक्वल आपको मिलेगा 7 अपॉन 3। तो आपको y को जो हमने सॉल्व किया है
तो y का जो आंसर है यहाँ पे मिला है, ठीक है, ये y के जो दो आंसर मिले हैं 3/7 या फिर 7/3। तो अब हमें लास्ट में फाइनली लिखना तो पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो नंबर है क्या। तो लिखेंगे हैंस यहाँ पे y इज इक्वल 3/7 जो है ना, हमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो तो x में है, तो फिर वैल्यू तो x की हमें चाहिए, y की नहीं चाहिए। और y की जो वैल्यू अगर आपको मिली है तो वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके x फाइंड कर लेंगे। हैंस फ्रॉम फर्स्ट ऐसे करके लिख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट। तो x अपॉन 2x + 1 और यहाँ पे y की वैल्यू को रख दीजिए 3/7। इफ़ ऐसे करके लिख लो, इफ़ y इज इक्वल 3/7, तब हमें यहाँ से x मिलेगा 7 का इधर मल्टीप्लाई 7x इज इक्वल 3 का इधर हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3, 6x इधर ले आओ, 7x - 6x इज इक्वल 3। तो यहाँ से 1x इज इक्वल आपको 3 मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। अब x अगर आपको मिल गया है 3, और तो इस हिसाब से हम यहाँ पे फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, हैंस फ्रैक्शन। और जो फ्रैक्शन था वो आपने क्या लेट किया था, आपने लेट किया था x/2x + 1। तो x की जगह पे अगर हम 3 रख दें तो नीचे 2 × 3 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 3/3 2 6 और 1 7, तो 3/7 आपका आंसर आ गया। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। If the longer side is 30 meter more than the shorter side, then find the sides of the field. फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। मतलब हमने क्या ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसमें ये वाली हम शॉर्टर साइड और ये वाली हम बड़ी साइड को मान के चलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड सबसे पहले हमें पता करनी पड़ेगी। लेट शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड इज इक्वल x मीटर। इसको मैंने क्या लेट कर लिया, x मीटर लेट कर लिया शॉर्टर साइड को, ठीक है। तब हम यहाँ पे वो सारी कंडीशंस बता सकते हैं। इन्होंने कह दिया जो डायगोनल है, चलो एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABCD। तो यहाँ पे ये जो है ना वो क्या है, डायगोनल ही तो है। तो अगर आप कहेंगे नहीं हम तो AC ज्वाइन करेंगे, तो AC भी आप ज्वाइन कर सकते हो और AC के बारे में आप बात कर सकते हो। फिलहाल मैंने B और D को ज्वाइन कर दिया, तो इसीलिए डायगोनल हम यहाँ पे BD लिख देते हैं। और वो BD है वो क्या है, डायगोनल जो है वो क्या है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन इट द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 60 बड़ा है ये x + 60 मीटर, क्लियर। तो BD जो है वो x + 60 मीटर हो जाएगा। एंड और क्या गिवन है, यहाँ पे इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है, बड़ी वाली जो साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड x, इससे 30 मीटर ज़्यादा है ये, तो x + 30। तो लिखेंगे लॉन्गर साइड जिसका नाम क्या है, CD या फिर AB, एक ही बात है, क्योंकि रेक्टेंगल अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो वो इन्होंने बोल दिया है x + 30 मीटर, ये आ गया, ठीक है। तो हमें फाइनली यहाँ पे साइड्स मिल गई हैं उस रेक्टेंगुलर फील्ड की, ठीक है। अब इनका क्या करें, ये रेक्टेंगुलर फील्ड की ये वाली साइड्स मिली हैं जो कि एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ट्रायंगल, अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उस हिसाब से तो ये आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाउ इन ट्रायंगल BCD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर x + 60 स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर x मान लेते हैं उसका स्क्वायर प्लस बेस x + 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व।
ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 3600 प्लस 60 टू ज़ा 120x, ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, और इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर जिसका 900 होता है प्लस 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 30x। क्लियर। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो चला गया, अभी एक एक्स स्क्वायर बचा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर एक्स वाला फिर बिना एक्स वाला टर्म, एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स वाला लिख लो 60x, एक्स वाला इधर भी ले आओ माइनस 120x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 900, अब ये वाला 3600 इधर जाएगा तो माइनस 3600, इधर क्या बचा जीरो, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120 कितना हो जाएगा माइनस 60x, और 900 से 3600 माइनस करेंगे तो माइनस 2700 इज इक्वल में क्या बचा जीरो। ठीक है, ये हो गया। तो अब इनको है ना फैक्टराइज कर दो, 2700 को फैक्टराइज करो, दो नंबर ढूंढो, तो आई थिंक 30 और 90 हो जाएगा। ठीक है, 30x में से 90x को माइनस करो तो ये आपका 60 बचेगा, और इधर आपके लिए ये भी कहना हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, दोनों टर्म्स में से x कॉमन, तो x प्लस 30 बचा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहाँ 90 को अगर कॉमन करेंगे, माइनस भी कॉमन है तो यहाँ x बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 90 से इसको कट करेंगे तो 30 आएगा। क्लियर। ठीक है, x प्लस 30 जो है ना कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचा, x माइनस 90 इज इक्वल 0। तो अब यहाँ पे आपको दो आंसर मिलेंगे x के, इफ़ x प्लस 30 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल माइनस 30। अब कोई भी साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इनवैलिड हो गया। तो फिर आंसर में क्या आना चाहिए, इफ़ x माइनस 90 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल 90। तो ये वाला आंसर आपका वैलिड है। तो इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, हैंस क्या पूछा गया, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हैंस साइड्स ऑफ फील्ड की जो साइड्स हैं, एक तो x मीटर है जो कि 90 मीटर की हो जाएगी, और एक आपका जो है ना जो लॉन्गर साइड है एंड x प्लस 30 मीटर, वो आपका हो जाएगा 90 प्लस 30 मतलब 120 मीटर। ठीक है।